जब भी हम लोग अगर फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं और अगर हम लोग सिर्फ रेशियोज की बात करते हैं तो ज़्यादातर इन्वेस्टर्स लोग स्पेशली बिगिनर इन्वेस्टर लोग सिर्फ दो ही रेशियोज की बात करते हैं। एक होता है पीई रेशियो और दूसरा होता है पीबी रेशियो। लेकिन इस वीडियो में हम लोग ऐसे दो रेशियोज के बारे में समझेंगे जो ज़्यादातर प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स लोग यूज़ करते हैं और देखते हैं कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले, जो उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा बुरी कंपनियों से दूर रखता है और उन लोग को आने वाले इन्वेस्टमेंट में लॉसेस होने से काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है। तो चलिए गाइस, बिना कोई देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, मेरा नाम है प्रशांत, आप देख रहे हैं इमर्जिंग बुल्स और ये फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज का ये 7वां वीडियो है। अगर आपने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे तो ऊपर आपको आई कार्ड में लिंक मिल जाएगा या तो फिर आपको चैनल पर प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। तो चलिए सीधा स्क्रीन की तरफ। तो हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं लिक्विडिटी रेशियो के साथ। अभी पहले हम लोग समझते हैं कि लिक्विडिटी रेशियो होते क्या है। देखो, लिक्विडिटी रेशियो का सबसे सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है। देखो, ये सिर्फ ये बताता है कि कंपनी को अगर कल को कुछ दिक्कत आ गई, अगर कल को कंपनी को कुछ शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस पे करना पड़े, शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन यानी कि 12 महीने के अंदर अगर मुझे किसी सप्लायर को पैसे देने हैं, अगर मुझे कोई रेंट पे करना है, मुझे कुछ भी दिक्कत आती है, अगर 12 महीने के अंदर क्या मैं उस पैसे को मैं पे कर सकता हूँ या नहीं पे कर सकता हूँ, वो मुझे समझना चाहिए। उसके लिए मुझे पता होना चाहिए कंपनी का लिक्विडिटी रेशियो कैसा है, अच्छा है या बुरा है। क्योंकि अगर लिक्विडिटी रेशियो अगर अच्छा नहीं होगा कोई भी कंपनी का, तो वो शॉर्ट टर्म में ज़्यादा स्ट्रगल करेगी और उसकी वजह से वो लोग का लॉन्ग टर्म विजन में भी कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकता है। अगर कंपनी का गोल है कि हम लोग 3 साल बाद यहाँ से प्रॉफिट को डबल करेंगे, लेकिन अगर वो लोग का शॉर्ट टर्म गोल ही अचीव नहीं कर पा रहे तो लोग लॉन्ग लॉन्ग टर्म गोल भी अचीव नहीं कर पाएंगे। एटलीस्ट जो टारगेट सोचा है वो शायद 3 साल में ना हो, वो शायद 7-8 साल लग जाए उस टारगेट को अचीव करने के लिए। तो ये समझना चाहिए। और ये क्या बताता है, लिक्विडिटी रेशियो अपने को फाइनेंशियल हेल्थ का थर्मोमीटर भी बताता है। यानी कि जैसे जब अपने को बुखार आता है तो डॉक्टर चेक करता है कि मतलब थर्मोमीटर डाल के कि भाई आपको कितना बुखार है, कितना डिग्री बुखार है, करेक्ट। तो वैसे ही लिक्विडिटी रेशियो से हम लोग को पता चलता है कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, अच्छी है या बुरी है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, अगर हाई लिक्विडिटी रेशियो रहेगा तो कंपनी कैन इजीली पे बिल्स, लो लिक्विडिटी रेशियो रहेगा तो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट और कैश क्रंच, यानी कि कंपनी के पास पैसे नहीं है या तो फिर जो भी उनके जो कर्ज है, जो उनके लोन उन लोग ने लिए है उसको डिफॉल्ट कर सकती है। तो जिससे जैसे हमारा खुद का पर्सनल एक सिबिल रेशियो होता है, वैसे ही कंपनी को भी फिर इन फ्यूचर लोन्स मिलना मुश्किल हो जाएगा, मार्केट में वो लोग का जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं गिर जाएगा। तो इसके लिए लिक्विडिटी रेशियो काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रेशियो माना जाता है। अभी लिक्विडिटी रेशियो में कौन से रेशियो की बात कर रहे हैं हम लोग, सबसे पहले बात करें करंट रेशियो की। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। अभी इसका हेल्दी रेंज क्या है, 1.5 से लेके 2 के 1.5 इंटू 2 टाइम्स का इसका टोटल वैल्यू निकलना चाहिए। अभी करंट एसेट्स क्या होते हैं, जो भी उसके शॉर्ट टर्म एसेट्स है, ठीक है, जो कैश हो गया, इन्वेंट्रीज हो गई, वो सब आपके ट्रेड रिसीवेबल्स हो गया, ये सब आपके करंट एसेट्स हो गए। करंट लाइबिलिटीज क्या होती है, जो भी आपका लोन्स हो गए, जो आपको पिछले आने वाले 1 साल के अंदर चुकता करने हैं, आपको अगर सप्लायर्स को पैसे देने हैं, कि जो ट्रेड पेएबल्स हो गए, वो सब आपकी करंट लाइबिलिटीज हो गई। तो मान लेते हैं कि किसी एक कंपनी के करंट एसेट्स है 200 रुपए, ठीक है, और उसकी करंट लाइबिलिटी है 100 रुपए। अभी करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, कि जो भी अपने को पैसा 1 साल के अंदर मिल रहा है, यानी कि 12 महीने के अंदर मिल रहा है, वो अपने पास करंट एसेट्स हो गया। ठीक है, करंट लायबिलिटी यानी कि मुझे 1 साल के अंदर ये पैसे चुकता करने हैं, सिंपल सा मतलब। तो 200 रुपये करंट एसेट और 100 रुपये का करंट लाइबिलिटी, तो 200 का अगर मैं 100 से डिवाइड करूँ तो इसका मेरे का रेशियो आ रहा है 2 का, यानी कि 1.5 से 2 के रेशियो के बीच में है। यानी कि ये काफी ज्यादा एक हेल्दी कंपनी है। ठीक है, इसके अंदर हम लोग समझ सकते हैं कंपनी हैज अ 2 रुपीज ऑफ एसेट्स फॉर एवरी 1 रुपी ऑफ लाइबिलिटी। स्ट्रॉन्ग शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, सॉल्वेंसी यानी कि वही कि अपना जो भी है वो इश्यूज वो लोग फिक्स कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आने की यहाँ पर जरूरत नहीं होगी या कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी, सिंपल सा फंडा ये माना जाता है। तो ये होता है करंट रेशियोज। ठीक है, अभी आप कोई भी कंपनी का देख लोगे, आपको स्क्रीनर वेबसाइट देख लो, टिकर टेप, कोई भी आप वेबसाइट देख लो, आपको उधर करंट रेशियो मिल ही जाएगा। नहीं मिलेगा तो भी आप मैन्युअली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको तो ऑलरेडी पता है। और अगर आपको मैन्युअली कैलकुलेट नहीं करना तो आप चैट जीपीटी, कोपायलट या जो भी आप एआई प्लेटफॉर्म यूज करते हो, गूगल जेमिनी उस पर भी आप डाल दोगे कि ये कंपनी का करंट एसेट इतना है, करंट लायबिलिटी इतना है, ये इसका हेल्दी जोन में है या नहीं है, वो भी आपको इजीली बता देगा। ठीक है, अभी अगर हम लोग दूसरे रेशियो की बात करें जो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है क्विक रेशियो।
अभी क्विक रेशियो और करंट रेशियो में क्या फ़र्क है देखो, करंट रेशियो में हम लोग करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी करते हैं, करेक्ट? क्विक रेशियो में क्या होता है, करंट एसेट में से हम लोग जो इन्वेंट्री है ना, वो निकाल लेते हैं और फिर उसको लायबिलिटी से डिवाइड करते हैं। बता दो देखो, करंट एसेट यानी कि कैश हो गया, आपका इन्वेंट्री हो गया, रिसीवेबल्स हो गया, वो सब कुछ करंट एसेट होता है, लेकिन वो करंट रेशियोज़ में हम लोग काउंट करते हैं। लेकिन जो क्विक रेशियो होता है, उसके अंदर से जो इन्वेंट्री का सामान है, वो हम लोग निकाल देते हैं और जो बचा हुआ है उसको करंट लायबिलिटी के साथ डिवाइड करते हैं। अभी ये क्या करता है, रिमूव्स इन्वेंट्री। क्यों रिमूव्स इन्वेंट्री? क्योंकि ये लेस लिक्विड है। अभी इसका क्विक रेशियो क्यों बोलते हैं? क्योंकि मान लो अगर मुझे कल की कल ही पैसा देना है, तो मेरे पास अगर 100 करोड़ रुपए का माल पड़ा है, तो मैं 100 करोड़ का माल कल की कल तो नहीं बेच पाऊंगा, करेक्ट? मुझे उसको बेचने के लिए मुझे 1 महीना, 2 महीना, 4 महीने लग सकते हैं, तो वो मैं कल की कल तो पैसे नहीं दे पाऊंगा। तो मेरे अभी बैंक में कितना पैसा है, मुझे अगर किसी सप्लायर से पैसा आना है, तो मैं उसको बोल सकता कि भाई मुझे आज पैसे दे दे, क्योंकि मुझे कल किसी और को पैसे देना है। तो वो सब मेरा क्विक रेशियोज में काउंट होता है, बट इन्वेंट्री मेरा क्विक रेशियो में कभी काउंट नहीं होगा। ये चीज का हम लोग को यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। अभी हेल्दी रेंज क्या होता है? हेल्दी रेंज इसका 1 टू 1.5 के आसपास का जो रहेगा वो हेल्दी रेंज होगा। फिर से एक एग्जांपल समझते हैं। मान लो मेरे पास करंट एसेट है 200 रुपए के, जिसमें से जो इन्वेंट्री है वो 50 रुपए की है, और जो मेरी टोटल लाइबिलिटी है वो 100 रुपए की है, ठीक है? अभी इसके अंदर अगर हम लोग फॉर्मूला के हिसाब से जाएंगे, करंट एसेट क्या होता है? 200 रुपए, ठीक है? 50 रुपए मेरी यहाँ पर इन्वेंट्री चली गई, और डिवाइड बाय लाइबिलिटी जो मेरा 100 रुपए है, तो अगर मैं इसको 150 रुपए हो जाएगा, क्योंकि मैं 200 रुपए में से 50 रुपए निकालूंगा तो 150 रुपए, और उसको 100 से डिवाइड करूंगा, तो यहाँ पर मेरा 1.5 का रेशो आ जाएगा। तो 1.5 रेशियो मेरा हेल्दी रेंज में है, डेफिनेटली हेल्दी रेंज में है। तो इससे मेरे को क्या समझ में आता है कि जो भी कंपनी में मैं इन्वेस्ट करने का सोच रहा हूँ, उसका करंट रेशियो भी अच्छा है और क्विक रेशियो भी अच्छा है। यानी कि कल को अगर कोई भी इस कंपनी में दिक्कत आ गई, तो ये कंपनी अपना जो शॉर्ट टर्म का जो इश्यूज है वो इजीली फिक्स कर सकती है। जो भी लगा पेमेंट है वो रुकेगा नहीं, ठीक है? इसका क्विक रेशियो को हम लोग यूज कर देखो, जैसे इवन विदाउट सेलिंग इन्वेंट्री, कंपनी कैन पे इट्स शॉर्ट टर्म बिल्स, ठीक है? मतलब अगर मेरा इन्वेंट्री अगर अगले 6 महीने तक भी नहीं बिका, तो भी मेरे को इशू नहीं है, क्योंकि मेरे पास बैंक में उतना पैसा बचा है, मेरे पास बाकी सब इतने अच्छे खासे एसेट्स है, जिसकी वजह से अगर मेरा इन्वेंट्री, अगर मान लो कि मेरा अगर धंधा ठंडा चल रहा है थोड़ा बहुत, कि 3-4 महीने अगर मेरा माल नहीं भी बिका, तो भी मैं, मेरे को इतना ज्यादा कोई टेंशन नहीं होगा, मैं अपने सारे बिल्स जो है वो पे कर सकता हूँ। ये चीज का हम लोग को यहाँ पर क्विक रेशियो बताता है। अभी हम लोग एक की डिफरेंस देखेंगे क्विक रेशियो और करंट रेशियो में। देखो, करंट रेशियो क्या करता है? इन्वेंट्री को इंक्लूड करके बताता है, और क्विक रेशियो उसको निकाल के बताता है। क्विक रेशियो है वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है और थोड़ा कंजर्वेटिव है। देखो, ठीक है, स्ट्रिक्ट क्यों है? क्योंकि वो इन्वेंट्री निकालता है, वो सिर्फ ये देखता है कि भाई अभी तेरे पास कितना पैसा है वो बता, तो उसके हिसाब से मैं कैलकुलेट करूंगा। और कंजर्वेटिव क्यों है? क्योंकि मुझे पता है ना कि अभी मेरे पास इतना पैसा है, आने वाला जब मेरा जब माल बिकेगा, इन्वेंट्री वाला माल, वो जब बिकेगा तब बिकेगा, करेक्ट? जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप अगर ये बोलते हो कि आपकी पगार अभी 50,000 रुपये, तो बैंक आपको 50,000 रुपये के ऊपर लोन देगा। अगर आपको लोन लेना है तो आप बैंक को ये नहीं बोल सकते कि भाई मेरा पगार अगले साल 60,000 हो जाएगा, तो आप मुझे 60,000 के हिसाब से लोन दो। बैंक बोलेगा देख भाई, जब तेरा 60,000 होने वाला है तब होगा वो, तब आके, तब बाद में तो वापस 1 साल बाद आके हम लोग निगोशिएट कर सकते हैं। लेकिन अभी तेरा पगार कितना है? 50,000 है ना, तो मैं तेरे को 50,000 के हिसाब से तेरे को जज करूंगा। तो क्विक रेशियो सिंपल सी बात है, वही बताता है कि भाई तेरा पास 50,000 है, तो मतलब मैं 50,000 के हिसाब से उतना ही स्ट्रिक्ट और उतना ही कंजर्वेटिव, क्योंकि बैंक को भी तुमको वो तुम्हारा जो क्रेडिट वो जो है लिमिट, उसके हिसाब से वो तुमको गेज करके उतना ही पैसे देगा। तो सिंपल सा बात ये हो जाता है करंट रेशियो और क्विक रेशियो में, ठीक है? अभी इन्वेस्टर को यहाँ पर क्या देखना चाहिए? देखो, बहुत ज्यादा हाई रेशियो रहेगा ना, तो भी एक बुरी बात है। जैसे मान लो अगर आप करंट रेशियो देख रहे हो 5 या 6 टाइम्स है, ठीक है? तो बहुत ज्यादा बुरी बात भी है। क्यों बुरी बात है? आप बोलोगे भाई अच्छा तो है, कंपनी का 6 गुना ज्यादा पैसा है, बट उसकी लाइबिलिटी, मान लो जैसे मेरे को हर महीने के 100 रुपए देने, बट मेरे अकाउंट में 600 रुपए पड़े, है ना? तो वो अच्छी बात है कि भाई मैं तो, मेरे पास तो हर महीने 600 रुपए पड़े, लेकिन मेरे को सिर्फ 100 रुपए देना है, तो इसके अंदर बुरी बात क्या है? बुरी बात यह है कि मेरे अकाउंट में कैश ऐसे ही पड़ा हुआ है, वो आइडल कैश है, मैं उसको यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहा हूँ। पुअर यूटिलाइजेशन, यानी कि मैं जो एक्स्ट्रा, जो 400 रुपये, मान लो मैं अपने अकाउंट में सिर्फ 200 रुपये रख सकता हूँ, और बाकी जो 100 रुपये जो मेरे खर्चे हैं, जो हर महीने के, उसके हिसाब से मैं मेंटेन करके रख सकता हूँ। बाकी जो 400 रुपये, मैं वो उसको अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, आपका प्रोडक्ट इंप्रूव कर सकता हूँ, अपनी मार्केटिंग में डाल सकता हूँ, कोई नई मशीनरी ले सकता हूँ, कोई नया प्लांट बना सकता हूँ, जो भी कर सकता हूँ। तो मेरे 400 रुपये ऐसे ही पड़े, अभी वो कहीं पर इन्वेस्ट नहीं हो रहे, मुझे उस पैसे से कुछ रिटर्न नहीं आ रहा है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा करंट रेशो या क्विक रेशो होना भी बुरी बात है, ये ज्यादा अच्छी बात नहीं है।
काफ़ी ज़्यादा नए ट्रेडर्स सॉरी नए इन्वेस्टर लोग ये गलती करते हैं कि वो लोग करंट रेशियो का सिर्फ डेफिनेशन पढ़ लेते हैं या फॉर्मूला पढ़ लेते हैं और फिर देखते हैं कि भाई इसके पास तो 7 गुना करंट रेशियो मतलब ये बहुत अच्छी कंपनी है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है? फिर और बहुत ज़्यादा लो करंट रेशियो यानी कि हम लोग को तो ऑलरेडी पता है कि लिक्विडिटी क्रंच रिस्क यानी कि बाद में दिक्कतें आ सकती है कंपनी को जो उसके शॉर्ट टर्म बिल्स पे करने के लिए, वो तो हो गए, ठीक है। दूसरी चीज़ हम लोग को क्या करना चाहिए, ऑलवेज कंपेयर विद द सेम इंडस्ट्री, ठीक है। सेम इंडस्ट्री यानी कि मान लो जैसे आप अपोलो टायर्स को एमआरएफ टायर्स के साथ कंपेयर करो या अल्ट्राटेक को आप अंबुजा सीमेंट के साथ कंपेयर करो, वैसा बेसिकली, ठीक है। अगर आप वैसे कंपेयर नहीं करोगे तो फिर उसके बाद अगर आप कोई सीमेंट इंडस्ट्री को अगर आप मान लो जैसे अल्ट्राटेक को अगर आप कंपेयर कर रहे हो टीसीएस के साथ या फिर टेक महिंद्रा के साथ, तो वो गलत कंपैरिजन है। आप टीसीएस को टेक महिंद्रा के साथ या इन्फोसिस के साथ कंपेयर कर सकते हो, करेक्ट। बाय द वे कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए जो भी आपको कंपनीज के नाम बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। और हमेशा ये लोग का जो ट्रैक है ना, मैं हर एक वीडियो में आपको बोलता हूँ कि कभी भी आप ट्रेडिंग करो, इन्वेस्टिंग करो, हमेशा जो ट्रेंड एनालिसिस करना ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि हम लोग को ये समझ में आता है कि भाई पिछले 2-3 साल से क्या कंपनी उतना अपने मेंटेन कर पा रही है, 2-3-5 साल से 10 साल से मेंटेन कर पा रही है कि अपने जो फाइनेंशियल्स है। अगर मेंटेन कर पा रही है तो अच्छी बात है, अगर मेंटेन नहीं कर पा रही, किसी एक साल बहुत ज़्यादा कम करंट रेशियो है, किसी एक साल बहुत ज़्यादा है, तो यानी कि कंपनी अपने जो पैसे है, जो अपने रिसोर्सेज है, उसको अच्छी तरीके से मैनेज नहीं कर पा रही है। ये चीज़ का हम लोग को यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। अभी समझते हैं कि ये लोग को यूज कैसे करते हैं, ठीक है। अभी सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया, कंपेयर विद पीयर्स इन द सेम सेक्टर यानी कि टीसीएस को अल्ट्राटेक सॉरी टीसीएस को टेक महिंद्रा के साथ वो करो, या तो फिर वो इन्फोसिस के साथ चेक करो, ठीक है। ये सब विप्रो के साथ चेक करो, तो वैसे समझना चाहिए, तो बेसिकली वो समझ में आएगा। और फिर उसके बाद अगर हम लोग ने जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है उसके साथ आपको देखना चाहिए। ऑपरेटिंग कैश फ्लो हम लोग ने कहाँ पढ़ा था, जो कैश फ्लो वाली वीडियो आई थी, अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पर आपको मिल जाएगी, ऊपर आई कार्ड में भी आपको मिल जाएगा। कैश फ्लो से हम लोग को क्या समझ आता है कि कितना आपके पास कैश फ्लो आया है, कंपनी के जेब में कितने पैसे आए हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, करेक्ट। तो आपको ये समझ में आएगा कि हाँ भाई ये मेरे ऑपरेशन से पैसे आए, ना कि मेरे इन्वेस्टमेंट से या किसी और तरीके से। तो मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पैसे आए हैं, यानी कि ये मेरा जो कोर बिजनेस है उससे मेरे पैसे आए, तो उस हिसाब से मेरे को पता रहेगा कि हाँ भाई मैं इसके बिजनेस में मैं ये जो भी क्या बोलते हैं, मैं जो भी अपने बिल्स है वो सब मैं उससे पे कर सकता हूँ। मुझे अपने कोई इन्वेस्टमेंट में से पैसे नहीं निकालने पड़ेंगे या मुझे कहीं बाहर से लोन नहीं लेना पड़ेगा करंट लोन चुकता करने के लिए। तो ये समझ में आता है। और ये सब किधर काम आता है, देखो, हेल्पफुल फॉर बैंक्स, लेंडर्स एंड इन्वेस्टर्स टू जज रिस्क, ठीक है। लिक्विडिटी रेशियो क्यों काम आता है? बैंक्स को काम आता है कि बैंक अगर लोन देगा किसी कंपनी को, देखेगा कि भाई ये मेरा लोन पे कर सकता है या नहीं कर सकता है, तो बैंक को देखेगा। लेंडर यानी कि किधर से कोई भी प्राइवेट फर्म से अगर उधार ले रहा है तो वो लोग को पता रहेगा। और दूसरे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है वो लोग क्या करते हैं, लोग कंपनी का रिस्क देखते हैं, ठीक है। जो नए इन्वेस्टर्स लोग रहते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग देखते हैं कि क्या ये कंपनी ग्रोथ कर सकती है या नहीं कर सकती। मैं हमेशा कहता हूँ जो भी प्रो ट्रेडर या प्रो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो लोग रिवॉर्ड से पहले ना सबसे पहले रिस्क देखते हैं कि मेरा इसके अंदर कितना रिस्क है। मैं अपना रिस्क सेव करूंगा तो ऑटोमेटिक मेरा रिवॉर्ड बढ़ जाएगा। ये चीज का ध्यान हमेशा देना चाहिए, ऐसे आपका माइंडसेट इंप्रूव होता है इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के लिए। तो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है ना, वो लोग ये नहीं देखते कि भाई इधर से कंपनी 10 साल के बाद कितनी हो सकती है। देखो, जो होना है फ्यूचर को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन आज के डेट में क्या ये कंपनी, अगर मान लो कल को कंपनी को 100 करोड़ रुपए अगर पे करने हैं, तो क्या कंपनी के पास 200 करोड़ या उससे ज्यादा के एसेट्स है क्या, कि कल के को लो उसके बिल भर सकती है? अगर है तो अच्छी बात है, मतलब ये कंपनी को आने वाले कुछ समय तक तो कोई भी टेंशन नहीं होगी, क्योंकि कंपनी का करंट रेशो और क्विक रेशो उतना बढ़िया है। तो आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन घंटी जरूर दबा देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।